आज के इस कालखंड के लिए हमने प्रश्न लिया है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक में संबंध दर्शाने वाला बिंदु है। और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक का योग उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। इसी प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी के लिए तीसरा विकल्प है, उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्तक का भाग देने पर भागफल उन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होता है। और चौथा विकल्प इसके लिए है, उपरोक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं चैनल आरएफ टेमरे और आज के इस कालखंड के लिए हमने प्रश्न लिया है गणित विषय से। गणित ज्ञान के अंतर्गत यह प्रश्न है और आज के कालखंड में लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत यह प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक के बीच एक संबंध होता है और उस संबंध को इन चारों विकल्पों में से किसी एक में निहित है, अर्थात ये जो 1, 2, 3 है, इन तीनों विकल्पों में से किसी एक में निहित है। यदि वो संबंध इन तीनों में से किसी में निहित नहीं है, तब आपको चौथा विकल्प का चयन करना है। साथियों, यदि आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में बराबर जानकारी होगी और इनके बीच में संबंध पता होगा, तो आप आसानी से यहाँ सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक के बीच में एक संबंध होता है। ये दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त्य है एवं महत्तम समापवर्तक है, उनका यदि गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह गुणनफल उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके बराबर होता है। यही इनके बीच में संबंध है। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यह विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है और आपको इस बात को याद भी रखना है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और उदाहरण के माध्यम से हम लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में भी संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, साथ ही महत्तम समापवर्तक के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए, मैं यहाँ पर छोटे से उदाहरण लेता हूं और इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 4 और 12। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहली है अपवर्त्य विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है सर्वनिष्ठ विभाजन विधि। तो हम पहली जो विधि है अपवर्त्य विधि, उसके माध्यम से इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। अब अपवर्त्य का मतलब आपको पता होगा, अपवर्त्य यानी होता है गुणज। गुणज अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें उन संख्याओं का भाग पूरी बार चले जाए। चलिए, मैं निकालता हूं। पहले हम 4 के अपवर्त्य निकालेंगे, अर्थात 4 का भाग किस किस पे चले जाता है उन संख्याओं को हम लिखेंगे, अर्थात 4 के गुणजों को लिखेंगे। तो 4 का भाग 4 में भी जाएगा, फिर 8 में भी जाएगा, फिर 12 में भी जाएगा, फिर देखेंगे 16 में जाएगा, फिर 20 में जाएगा, फिर 24 में जाएगा, 28 में जाएगा, इस तरह फिर 32 में जाएगा, 36 में जाएगा। इस तरह ये जो 4 के गुणज है अर्थात जो अपवर्त्य है वो अनंत होंगे। ठीक है, आगे हम लिखते चलेंगे और इसी तरह फिर हम 12 के भी अपवर्त्य निकालते हैं, अर्थात 12 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाएगा उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 12 में जाएगा, फिर ठीक है 24 में जाएगा, फिर 36 में जाएगा, फिर अटल जाएगा, फिर 60 में जाएगा, फिर 72 में जाएगा। इस तरह ये अनंत तक ये भाग जाते जाएगा, अर्थात इसके अपवर्त्य अनंत तक निकलते जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमने दोनों के जो अपवर्त लिख लिया यहाँ पर, अर्थात गुणजों को लिख लिया। गुणज मतलब ऐसी संख्या है जिनमें इन संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चले जाता है। अब हम इसमें से सर्वनिष्ठ जो गुणज है उनको देखते हैं, कौन कौन सर्वनिष्ठ गुणज है, यानी दोनों में स्थित कौन कौन से गुणज है। तो हम देखते हैं 4 तो यहाँ नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है। इसके बाद आगे देखेंगे 24, तो इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। ठीक है, इस तरह हम आगे देखेंगे ये 36 है, इसमें भी 36 है। इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे, सर्वनिष्ठ जो गुणज है वो निकलते जाएंगे। अब हम ये जो सर्वनिष्ठ गुणज क्या क्या निकले, 12, 24 और 36, इनमें से लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा, लघु यानी छोटा होता है और लघुत्तम यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 12 है। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अब हम इनके लिए अब ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो साथियों महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी 3 विधियां हैं। पहली है अपवर्तक विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है सतत विभाजन विधि। इन विधियों के बारे में आपको किसी और कालखंड में मैं जानकारी दे सकता हूं। आज हम केवल इसको सिद्ध करने के लिए हम इनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं और इसको अपवर्तक विधि के माध्यम से मैं आपको इनका महत्तम समापवर्तक निकाल कर बताता हूं। अब अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड यानी गुणा के हिस्से, अर्थात ये मैंने 4 लिखा है, 4 में किन किन संख्याओं का भाग चले जाएगा। इस तरह मैं 12 लिखूंगा तो 12 में किन किन संख्याओं का भाग चले जाएगा। जिन जिन संख्याओं का भाग चले जाएगा वो उसकी अपवर्तक होंगी या गुणनखंड होंगी। तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, सीधे 4 का जाएगा। ठीक है, अर्थात इसके 3 गुणनखंड यानी अपवर्तक हुए 1, 2 और 4। इसी तरह हम 12 में देखें तो 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 12 के अपवर्तक लिख लिए। अब हम इसमें सर्वनिष्ठ अपवर्तकों का चयन करते हैं। तो देखिए इसमें किस किस का मिलान हो रहा है, इसमें 1 भी है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, अर्थात जो सर्वनिष्ठ अपवर्तक कौन कौन से हुए, 1, 2 और 4। अब इसमें सबसे बड़ा, अब महत्तम का मतलब क्या था, महत्त यानी होता है बड़ा और महत्तम यानी सबसे बड़ा। इन सर्वनिष्ठ अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है, तो निश्चित तौर से 4 है। तो यहां क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक बराबर क्या आ जाएगा, 4। लघुत्तम समापवर्तक 12 और महत्तम समापवर्तक 4। अब हम इसको सिद्ध करते हैं इधर, जैसा कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल करते हैं पहले 12 गुणित 4 बराबर 12 चौको 48। ठीक है, इस तरह ये दोनों संख्या क्या है, 4 और 12 है, तो 4 गुणित 12 बराबर 12 चौको 48। तो साथियों इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त का यदि गुणनफल करे तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।